हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया लेक्चर वीडियो यहाँ पे लेकर आई हूँ, जो कि है मानव सुरक्षा। यानी आपका यूनिट 35 है ये मानव सुरक्षा। आपकी MPS 02 बुक का मैंने ये चैप्टर लिया है और इसमें जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और जिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार बनते हैं, उन चीज़ों को इस चैप्टर में यहाँ पे शामिल किया गया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपका जो है पूरा चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे अगर आपसे पूछे जाते हैं तो वो सब भी यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। और मैं आपको बता दूँ, मैं अपने चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस के आपके चैप्टर हैं, वो सभी चैप्टर यहाँ पे डाले जाएंगे आपके। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो पहले आज की वीडियो में जान लेते हैं क्या होता है मानव सुरक्षा। तो मानव सुरक्षा यानी कि जैसे नाम से ही हम जान सकते हैं कि मानव को यहाँ पे हमें सुरक्षा प्रदान करनी है, मानव को सुरक्षा यहाँ पे देने की बात हो रही है। तो मानव सुरक्षा का अभिप्राय और आयाम पहले हम जानेंगे। तो मानव सुरक्षा का अभिप्राय तो यही हो गया कि मानव को हमें सुरक्षा प्रदान करनी है। और वो सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? कोई भी अगर उसके साथ हिंसात्मक गतिविधि हो रही है या अहिंसात्मक गतिविधि हो रही है, उसके हिसाब से हम जो है मानव को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो मानव सुरक्षा का तात्पर्य हिंसात्मक अहिंसात्मक धमकियों से सामान्य जन को सुरक्षित करना है। यानी कि अगर समाज में कुछ भी मानव के साथ अगर कुछ भी ऐसी हिंसात्मक गतिविधियां होती, जैसे कि कुछ भी समाज में कोई भी विद्रोह होता है या आतंकवाद की अगर हम बात करें, ये सब अगर चीज़ें होती है समाज में, तो इससे क्या होता है, मानव की जो भी कानून नियम है और मानव के जो भी अधिकार है उनको यहाँ पे ठेस पहुँचती है और उसके बाद जो है मानव की सुरक्षा को यहाँ पे जो है एक परेशानी यहाँ पे होती है। तो हमें मानव को यहाँ पे हिंसात्मक और जितनी भी अहिंसात्मक गतिविधियाँ हो रही है, यानी कि अगर कोई किसी प्रकार की अगर धमकी दी जाती है या उसके अधिकारों के साथ या जो भी वो चीज़ करना चाहता है उसको अगर हम रोकते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे मानव को बचाना है उन सब चीज़ों से, और यही मानव सुरक्षा है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं मानव सुरक्षा की, यानी मानव सुरक्षा पर जो परेशानियाँ डालती हैं, यानी आयाम जिसे हम कहेंगे मानव सुरक्षा के। तो मानव सुरक्षा के आयाम, पहला आयाम जो हम मानते हैं जिसे आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद क्या करता है, पूरे देश को ही अपने कब्जे में कर लेता है और वहाँ पे जो देश की जो जितनी भी जनता होती है उन सभी को इससे परेशानी होती है। तो यहाँ पे मानव की सुरक्षा पे पहला आयाम हम देखेंगे आतंकवाद। आतंकवाद के पास जो आधुनिक अर्थशास्त्र, यानी कि यहाँ पे आप इसको शास्त्र समझ सकते हैं, यहाँ पे जो है शास्त्र मतलब जितने भी उसके पास शस्त्र हैं उसकी बात यहाँ पे हो रही है, शस्त्र हैं पर मानव जाति को अत्यधिक हानि पहुँचा सकते हैं। यानी कि अगर आतंकवाद जो है उसके पास क्या होता है, नए नए शस्त्र होते हैं जिससे कि वो मानव सुरक्षा को जो है परेशानी पहुंचा सकता है, उसे हानि पहुंचा सकता है। तो क्या है, अपने नए नए शस्त्रों का यूज़ करके जो भी उसने मतलब शस्त्र बनाया, या तो वो किसी देश पर अपना कंट्रोल कर लेता है या जो है वहाँ की जो भी मतलब वहाँ के मानव होते हैं उनको भी अपने कब्जे में कर लेता है। ये सब जितनी भी वो गतिविधियाँ करता है, इससे क्या हो रहा है, मानव को जो है असुरक्षा महसूस हो रही है और मानव की सुरक्षा पर यहाँ पे हानि पहुँचती है। और इसी का दूसरा आयाम अगर हम माने तो वो भूमंडलीकरण को माना जाता है। भूमंडलीकरण भी यहाँ पे क्या है, मानव सुरक्षा के आयाम एक आयाम है, क्योंकि ये मानव सुरक्षा को हानि पहुँचाता है। भूमंडलीकरण से क्या होता है, जैसे कि कोई भी बहुत सारे देश आपस में मिलते हैं, नीतियाँ तय करते हैं, तो इससे क्या होता है, किसी दूसरे देश की नीति का हमारे देश पे इफ़ेक्ट पड़ता है और ये इफ़ेक्ट जो है मानव के लिए भी जो है उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। तो यहाँ पे भूमंडलीकरण भी एक कारण बन जाता है मानव सुरक्षा पर, एक जो है उसका एक आयाम यहाँ पे बन रहा है। तो भूमंडलीकरण के कारण आर्थिक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र की अर्थव्यवस्था तथा नीतियों पर अपना पूर्ण भाव औपनिवेशिक आर्थिक व राजनीतिक नियंत्रण बनाए हुए हैं। यानी कि जो विकसित देश होते हैं यहाँ पे जो ज़्यादा शक्तिशाली राज्य, भूमंडलीकरण में क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश जो है मिल रहे हैं, पर जो विकसित देश है, जो ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं, वो क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों पर अपना कब्जा कर रहे हैं। अब वो विकासशील देश यानी कि वो कम शक्तिशाली है, और जब भी कोई बड़ी शक्ति किसी कम शक्तिशाली देश के संपर्क में आती है तो क्या कर लेती है, उससे अपना संबंध बनाती है और उसको जो है अपने कब्जा कर लेती है और वहाँ की जो भी मानव होते हैं उनकी सुरक्षा पर भी यहाँ पे जो है घातक
महसूस होता है। तो अगर मानव सुरक्षा के अगर आपसे आयाम पूछे जाते हैं तो आप पहला आयाम होता है इसका आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद भी क्या कर रहा है, मानव की सुरक्षा पर एक घातक है। और एक दूसरा होता है भूमंडलीकरण, जो कि मानव सुरक्षा को जो है उसके इफेक्ट पड़ता है। अगर हम राष्ट्रीय राज्यों को अगर मानव सुरक्षा से जोड़ें, यानी कि राष्ट्र के क्या लक्ष्य हैं और राष्ट्र उसे कैसे पूरा कर रहा है अब एक मानव को सुरक्षा पहुंचाने के लिए, तो राष्ट्रीय राज्य के पहले हम इसके लक्ष्य से समझेंगे। राष्ट्रीय राज्य का लक्ष्य होता है कि वो जनता को जो है उसका जनमाल की रक्षा करें। जनमाल की यानी कि जनता का जो भी चीज़ें हैं जो समाज में वो रह रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है, उन सब की रक्षा करना राष्ट्र का यहाँ पे फ़र्ज़ है। और नागरिकों को सुविधाएं दें, यानी कि नागरिकों को सुविधाएं के लिए यहाँ पे कल्याणकारी राज्य यहाँ पे स्थापित करना ज़रूरी हो जाता है। कल्याणकारी राज्य वो होता है जब समाज में किसी भी समाज में मतलब कोई भी मुद्दा है, कोई भी अगर हमें किसी भी समाज को, किसी भी समुदाय को कोई भी चीज़ हमें उसे प्रोवाइड करनी है, तो कल्याणकारी राज्य उन सभी के कल्याण हो सके ये सब डिसाइड करता है। तो राज्य का ये फ़र्ज़ है कि वे कल्याणकारी राज्य की यहाँ पे स्थापना करें मानव सुरक्षा के लिए। पर अब क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पे जो है भूमंडलीकरण का जो है इससे इफ़ेक्ट पड़ रहा है और राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय राज्य जो है उनकी मानव सुरक्षा पर यहाँ पे घातक पहुँच रहा है। मतलब राष्ट्रीय राज्य भूमंडलीकरण में क्या हो रहा है, अब उससे राज्य की जो शक्ति है उसको वो कम होती जा रही है। लेकिन अब राष्ट्रीय राज्य में अनेक बड़े परिवर्तन हो गए। कुछ तकनीकी युद्ध की संचार क्रांति, परमाणु शस्त्र, बढ़ते हुए आपसी निर्भरता तथा अनेक गैर राज्य शक्तिशाली कार्यों के उत्पन्न होने से पारंपरिक राष्ट्रीय राज्यों में काफ़ी क्षति हुई है। यानी कि जो भी संचार व्यवस्था है, यानी संचार में जो वृद्धि हुई है हमारे देश में और जो भी आपसी निर्भरता बढ़ी है। भूमंडलीकरण की क्या होता है, हम हर देश पे की नीतियाँ अपनाते हैं तो हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उस पर निर्भर हो जाते हैं। इस निर्भरता के कारण क्या होता है, राष्ट्रीय राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं कर पाते। मतलब वो जो चाहते हैं उनकी शक्तियों पर अब किसका कब्जा हो रहा है, भूमंडलीकरण का। अन्य देशों का भी उसकी शक्ति पे जो है दबाव यहाँ पे पड़ रहा है, जिस कारण क्या है, राष्ट्र जो है अपना कार्य नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से उसके जो लक्ष्य हैं वो उसको भी पार नहीं कर पा रहा है। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पे जो राज्य की प्रभुसत्ता है, जो शक्ति है, उसको कैसे जो है मानव सुरक्षा का वो उपयोग नहीं कर पा रहा है सुरक्षा देने के लिए मानव को, तो उसकी प्रभुसत्ता पे यहाँ पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई बार राज्यों को मानव सुरक्षा राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों के लिए नीतियों को बदलना पड़ता है। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो एक बनाता है राज्य कोई भी, तो उसको क्या होता है, वहाँ पे किसी देश को उसकी नीतियाँ पसंद नहीं आती हैं। राज्य ने तो वो नीतियाँ अपने देश के लिए बनाई है, पर किसी और देश के लोगों को अगर वो नीतियाँ पसंद नहीं आती है तो भूमंडलीकरण में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या होता है कि वो शक्तियाँ अब हमें बदलनी पड़ती हैं, वो नीतियाँ हमें बदलनी पड़ती हैं और राज्यों के हिसाब से। तो इससे क्या हो रहा है, राज्य जो खुद सोच रहा था, खुद की जो प्रभुसत्ता थी उस पर यहाँ पे इफेक्ट पड़ गया। अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता बढ़ रही है। आपसी निर्भरता मैंने आपको बताया, जब अलग अलग देश जो है आपस में बात करते हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी नीतियाँ इधर अपने एक दूसरे देशों से अपना रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आपसी निर्भरता बढ़ रही है और राज्य की जो अपनी शक्ति है उसमें यहाँ पे कमी आ रही है। और अगर हम पर यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात करें तो संगठनों ने हमेशा राज्य की शक्ति को बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय जैसे INGOs हम कहते हैं, तो INGOs सबसे पहला एक तो हम बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी और संयुक्त राष्ट्र संघ जो होते हैं, ये क्या करते हैं, राज्य में एक शांति स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से रेड क्रॉस सोसाइटी और संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह से अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या हो रहा है, ये मतलब एक अच्छी भूमिका अपनी निभा रहे हैं, राज्य को शांति रख रहे हैं। तो इससे प्रभुसत्ता में वृद्धि हो रही है, यहाँ कि राज्य की जो शक्ति है उसमें वृद्धि हो रही है यहाँ पर। अगर हम बात करें संचार यातायात और तकनीकी सुविधाओं की, तो इससे क्या हो रहा है, अगर हम मतलब अब संचार व्यवस्था है, इससे हम अलग अलग देशों के बारे में जानते हैं। हर देश जो है एक दूसरे के देशों के बारे में क्या चल रहा है, कौन सी नीतियाँ अपनाई जा रही है, इसके बारे में अब वो जानता है। तो उससे क्या होता है, राज्य की शक्ति में यहाँ पे इस तरह से जो है घटाव आ रहा है, क्योंकि वो दूसरी जो भी उसके राज्य के नियम कानून है अब उसके देश के लोग भी यहाँ पे जानते, तो जिससे राज्य व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होता है। अगर हम देखें मानव सुरक्षा के लिए क्या क्या उपलब्धियाँ हैं हमारे देश में और क्या क्या संभावनाएँ हैं ऐसी, तो उपलब्धियाँ यानी कि मानव सुरक्षा को हम कैसे सुरक्षा मानव को पहुंचा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या किया गया। तो कुछ संधियाँ अपनाई गई है जिससे कि हम जो है मानव को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, या फिर हमारे देश में जो है हम शांति स्थापित करके और
मानव को सुरक्षा दे सकते हैं। तो पहली है एनपीटी, निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण में क्या होता है, सभी देश मिलके इन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। इसमें कोई भी देश क्या है, अब जैसे कि बम वगैरह जो होते हैं इससे काफ़ी जो है मानव की जो है इससे नुकसान पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों को बंद करने के लिए क्या किया गया है, पहली संधि है निशस्त्रीकरण। कई तरह की संधियाँ अपनाई गई है, तो एनपीटी भी एक संधि है। और इसमें क्या है, सभी देश क्या करेंगे, अब किसी भी जो भी ऐसी चीज़ें होती है जिससे मानव को जो है नुकसान हो सकता है, या जैसे कि बम वगैरह हो गए या कोई भी हथियार हो गए, ऐसी चीज़ें अब यहाँ पे एनपीटी में क्या किया गया था, कोई भी देश ऐसी चीज़ें को नहीं बनाएगा। तो निशस्त्रीकरण को यहाँ पे मानव सुरक्षा के लिए अपनाया गया। और जो है बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में भी। बारूदी सुरंग प्रतिबंध संधि 1997 में आई थी। इसमें क्या होता है, जो भी ऐसे बम वगैरह होते हैं जिससे कि इससे क्या होता है कि अगर इसको मैं डिफ़ाइन करूँ आपके लिए, तो इससे क्या होता है, कोई भी अगर उस बारूद के सामने उस बम जिसके पास भी अब अगर हम रखा होता है उसके मानव क्या होता है, इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो बुरी तरह से उसका जो है घायल हो जाता है। और उससे ये भी संभावना होती है कि वो मानव किसी तरह से जो है विकलांग हो जाता है यहाँ पे। तो ये थी बारूद सुरंग संधि 1997 की। और किसी व्यक्ति के संपर्क द्वारा विस्फोट हो जाना तथा एक या एक से अधिक व्यक्तियों को विकलांग, घायल कर दे या मार डालने वाला विस्फोट ये होता है। 1997 में क्या हुआ था, इस संधि को रोका गया था। और अगर हम संभावनाओं की बात करें, संभावनाएं यानी कि मानव सुरक्षा में जो है ऐसी कौन सी संभावनाएं हमें देखने को मिली है, अगर राज्यों ने जो भी प्रयास करें तो उसमें क्या संभावनाएं आई है। एक तो राज्यों में एकता व अखंडता आई है, यानी कि राज्य जो है अब मानव सुरक्षा के लिए सब राज्य मिलकर अब कार्य कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इससे क्या है, राज्य की एकता और अखंडता मजबूत हुई है। और जो है मानव सुरक्षा प्रदान करने की अपार संभावना है, यानी कि अब जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी राज्य जो है एक मानव को कैसे सुरक्षा वो प्रदान कर सकता है, इसकी भी वो जो है यहाँ पे संभावनाएं बड़ी हैं। इसलिए इसकी जो उपलब्धियां और संभावनाएं हैं ये इनमें वृद्धि आई है, पर राज्य की प्रभुसत्ता में यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आई है, हमने देखा। और जो है मानव सुरक्षा के किन कारणों की वजह से ये कमी आई है, वो है आतंकवाद और भूमंडलीकरण। और मानव सुरक्षा को हम किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके हिंसात्मक और अहिंसात्मक धमकियों से जो है हम उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पूरा ही चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पूछी गई थी मैंने उन सभी को ऐड किया है। अगर आपका इस पर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आपका जो है इसमें से आंसर आप दे सकते हैं, अगर आपको ये पूरा लेक्चर वीडियो समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने वही चीज़ें ऐड करी हैं जो आपको जो है एग्ज़ाम में पूछी जाएगी या फिर जो इम्पोर्टेंट आपको इस चैप्टर में जानना चाहिए। तो अगर स्टूडेंट्स आपको उसके फुल नोट्स चाहिए, ये मैंने फिर भी शॉर्ट में आपको बताए हैं, कुछ टॉपिक्स बताए हैं खाली। अगर इसके नोट्स जो आपको प्रोवाइड होंगे उसमें सभी चीज़ें ऐड होंगी, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी और भी बन सकते हैं, और भी टॉपिक्स जो इस बुक में से आपको दे रखे हैं वो सभी नोट्स में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, या आप हमारे नंबर पे जो है हमें डीएम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा आज का लेक्चर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए।